नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आर के में आप सभी का स्वागत है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। रसोई घर में काम करते करते सुनंदा जी इस गीत को गुनगुना रही थी। अपनी ही धुन में मस्त गीत गुनगुनाते हुए वह अपने कामों में लगी हुई थी कि अचानक एक तरतराती तीखी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। सुनंदा जी आवाज़ सुनते ही रसोई घर से बाहर आ जाती है और देखती हैं कि उनकी बहू शिखा अपने कमरे से उनको आवाज़ लगा रही है। अरे ओ बुढ़िया, गाती ही रहेगी या कुछ खाने को भी देगी? सुबह से 10 बज गए हैं और कितनी बार आवाज़ लगा चुकी हूँ। तेरा तो गाना ही खत्म नहीं होता। जल्दी से खाना लेकर आ। सुनंदा जी रसोई घर में जाकर प्लेट में खाना परोसकर अपनी बहू के कमरे में जाती है। खाना बहू को देते हुए बोलती है, बेटा खा लो। ला दे। तब से कितनी बार आवाज़ लगा दी है, कहाँ मर गई थी? वह बहू, मैं अपने काम कर रही थी, इसीलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। हाँ हाँ, सब समझती हूँ। तू तो मुझे भूखा मारना चाहती है, इसीलिए तो। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपना काम ही कर रही थी। अब खाने भी देगी या सर पर ही खड़ी रहेगी? जाकर बाकी के काम निपटा। अपनी बहू से बेइज्जत होकर सुनंदा जी रसोई घर में अपने कामों में लग जाती है। यह रोज का था जब सुबह सुबह उनकी बहू उन पर तानों का गुबार फोड़ती रहती है। सुनंदा जी को अब इसकी आदत सी हो गई है, इसीलिए वह ज़्यादातर चुप ही रहती है। सुनंदा जी यह सब सोच ही रही थी कि वह भी क्या दिन थे जब कैलाश जी उनके साथ रहते थे। कैलाश जी का 1 साल पहले ही निधन हो गया। अचानक ऑफिस से घर आते समय उनका एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, जिससे सुनंदा जी की जिंदगी तो पूरी तरह से उजड़ जाती है। कैलाश जी बहुत ही कर्मठ, समझदार और मेहनती इंसान थे। अपने मेहनत के बल पर उन्होंने एक बड़ी स्टील की कंपनी खड़ी की थी, जिसे अब उनका बड़ा बेटा अमन संभाल रहा है। शिखा अमन की ही पत्नी है। सुनंदा जी और कैलाश जी का छोटा बेटा रमन आजकल पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ है। कैलाश जी जब तक जीवित थे किसी की मजाल नहीं थी कि सुनंदा जी को कोई कुछ भी कह दे। यहाँ तक कि उनकी बहू शिखा भी बराबर अपने सास ससुर का ख्याल रखती थी, उनकी सेवा करती थी, उनकी इज्जत करती थी। लेकिन अचानक हुए हादसे से कैलाश जी सुनंदा जी को अकेले छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। तब से शिखा घर की मालकिन बन गई और अपनी सास को अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। ऐसा नहीं है कि सुनंदा जी बोलना नहीं जानती, वह घर में कोई कलह का कारण नहीं बनना चाहती। इसी वजह से वह अक्सर चुप ही रहती है। उनका बहुत मन करता है कि अपने बेटों से शिखा की हरकतों के बारे में बताए, लेकिन बस यही सोचकर चुप हो जाती है कि क्या फ़ायदा घर में कलेश करवाने का और साथ ही अपने बेटे बहू का घर बर्बाद करने का। इसीलिए वह सारे अपमान के घूंट पी जाती है। बड़े बेटे अमन की शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई। शिखा अमन के पसंद की ही लड़की है। अमन ने खुद के पसंद की लड़की से शादी करने की जिद कर दी थी, जिस वजह से कैलाश जी और सुनंदा जी ने उसकी शादी उसी से करवा दी। शुरुआत में शिखा अच्छे से व्यवहार करती थी, लेकिन जब से कैलाश जी का एक्सीडेंट हुआ और वह चल बसे, तब से उसने सुनंदा जी का जीना हराम कर दिया और अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। जब तक अमन घर पर रहता है तब तक वह एक आदर्श बहू बनने का नाटक करती है। उसके जाते ही वह अपनी सास पर सारे जुल्म ढाने लगती है। 1 साल बाद रमन की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और वह वापस अपने घर आ जाता है। उसको यहाँ शहर में एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है। बड़ा भाई चाहता था कि रमन भी उसके बिजनेस में उसका हाथ बटाए, लेकिन रमन का कहना था कि वह अपनी मेहनत से
पहले कुछ सीखना चाहता है, इसीलिए उसने नौकरी ढूंढ ली। अब बात थी रमन की शादी की। एक दिन सुनंदा जी ने अपने बड़े बेटे अमन से कहा कि बेटा, अब तुम्हारे पिता के बाद यह तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने छोटे भाई की शादी करवाओ। अमन कहता है, हाँ माँ, मुझे पता है और मैंने एक लड़की देखी भी है रमन के लिए। अरे वाह बेटा, तुमने तो यह बहुत अच्छा काम कर लिया। हाँ माँ, मेरे ही बिजनेस पार्टनर हैं, उनकी बहन है स्वाति, जो अभी कॉलेज कर रही है। बात ही बात में उन्होंने कहा था कि वह अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मैंने भी बोल दिया कि मेरा छोटा भाई है जो अभी विदेश में पढ़ाई कर रहा है, हाल ही में घर आया है और उसको एक अच्छा जॉब भी मिल गया है। अगर आप चाहें या फिर आपको पसंद आए तो आप आगे की बातें करने के लिए हमारे घर आ सकते हैं। सुनंदा जी कहती है, अमन बेटा, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। तो क्या कहा उन्होंने? माँ, उन्होंने कहा है कि वह जल्दी ही जवाब देंगे, शायद आज ही दें। ठीक है ना, मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और कोई काम मत करना। हाँ हाँ ठीक है बेटा। सुनंदा जी रमन के कमरे में जाकर रमन को यह सारी बातें बताती है। रमन कहता है, अरे माँ, अभी तो जॉब शुरू की है और आप मेरी शादी के पीछे पड़ गए हो। तभी सुनंदा जी कहती हैं, बेटा, मेरे रहते तुम्हारा घर बस जाए, यही मेरी इच्छा है। मेरे रहते ही तू जल्दी से शादी कर ले, ठीक है ना? ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, आज वह जवाब दे देंगे, कल शायद घर भी आए, इसीलिए कल भाई से बात करके तुम अपना ऑफिस से छुट्टी ले लेना। ठीक है माँ, मैं भाई से बात कर लूँगा। इतना कहकर रमन भी अपने ऑफिस की ओर चल देता है। जैसे ही रमन घर से बाहर निकलता है, शिखा फिर से वही चिल्लम चिल्लाई शुरू हो जाती है। अरे ओह बुढ़िया, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला, मेरा सर फट रहा है। अमन के जाने तक शिखा बराबर काम कर रही थी, लेकिन उन दोनों भाइयों के घर से जाने के बाद ही शिखा अपने रूप में आ जाती है। सुनंदा जी उसकी आदतों से मजबूर उसकी सेवा करने में लग जाती हैं। और यह मैं क्या सुन रही हूँ, तुम रमन की शादी की बात कर रही हो? एक बात तो बता बुढ़िया, इस शादी में खर्चा कौन करने वाला है? सुनंदा जी कहती हैं, इसका क्या मतलब है बहू? रमन का भी अपने पिता की कंपनी में पूरा हक बनता है। दोनों भाइयों के नाम पर वह कंपनी है। बेशक अमन उस कंपनी को चला रहा है, लेकिन छोटे बेटे का भी उसमें बराबर का हक है। इसीलिए उसकी शादी का खर्चा उसका बड़ा भाई अमन उठाएगा। हाँ हाँ, तुम तो कहोगी ही, मेहनत करे मेरा पति और उड़ाओ तुम दोनों माँ बेटे। देखो बहू, मैंने आज तक तुम्हारी हर बदतमीजी सहन की है। बस मेरी एक इच्छा है कि मेरे छोटे बेटे का घर बस जाए, और मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम इस मामले से दूर ही रहना। अरे रे 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 बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तू इतनी जुबान लड़ाने लग गई है। चल ठीक है, तू कहती है तो एक एहसान तेरे ऊपर कर देती हूँ। देखती हूँ जो आती है घर में वह क्या गुल खिलाती है। अच्छा है, एक और काम करने वाली घर में आ जाएगी तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। यह सोचते हुए वह चुप हो जाती है। इसी बीच फ़ोन बजता है और सुनंदा जी फ़ोन उठाते हुए कहती हैं, क्या बात है अमन, तुमने फ़ोन क्यों किया? अरे माँ, खुशी की बात है, मेरे जो मित्र हैं उनको रमन पसंद आ गया है और वह लोग बात करने के लिए कल ही घर पर आ रहे हैं, इसीलिए आप तैयारी कर लेना। मैं रमन को भी बता देता हूँ, वह भी ऑफिस से छुट्टी ले लेगा। ठीक है बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तो आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी है। मैं पूरी तैयारी करूँगी, उनके आने के लिए बोल दो। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। सुनंदा जी यह बात सुनते ही खुशी में झूमने लग जाती हैं और अपने पति की तस्वीर के आगे जाकर कहती हैं,
अजी सुनते हैं, आप एक जिम्मेदारी जो मेरे सर पर डालकर गए थे, वह जिम्मेदारी पूरा करने का समय आ चुका है। कल लड़की वाले हमारे घर आ रहे हैं, अब देखते हैं कल क्या होता है। यह सब कहते हुए वह कल की तैयारियों में लग जाती है। अमन के दोस्त और उसके माता पिता घर पर आ जाते हैं और सारी बातें तय कर लेते हैं। तभी अमन के मित्र कहते हैं कि स्वाति और रमन की बात करा दो, वह आपस में बात कर लेंगे तो ठीक रहेगा। रमन कहता है, भैया ने पसंद कर लिया तो मुझे भी पसंद ही है, अब बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी अमन कहता है, नहीं भाई, बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी, ये तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। आखिर तुम उस पड़ाव पर कदम रख रहे हो जहाँ से जिम्मेदारियों का सफ़र शुरू होता है। एक नई ज़िंदगी तुम्हारे साथ सफ़र तय करेगी, इसीलिए आपस में मिलकर बात कर लेना ही सही रहता है। ठीक है भैया, जैसा आप कहो। अमन के मित्र कहते हैं, ठीक है अमन, मैं अपनी बहन स्वाति को शाम को कैफ़े भेज दूँगा, तुम भी रमन वहाँ पर आ जाना। बाकी हमें तो तुम बहुत पसंद हो और घर भी बहुत अच्छा है। और सुनो रमन, ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं होगी। अगर तुम्हें पसंद ना हो तो तुम खुलकर बोल सकते हो। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। रमन और स्वाति शाम को तय समय पर कैफ़े में मिलते हैं और रमन स्वाति से कहता है कि मेरे जीवन में मेरे भाई और माँ का बहुत बड़ा रोल है। उन दोनों के बिना मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं चाहता तो भैया का बिजनेस शुरू कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने पैरों पर खड़ा होना, इसीलिए मैंने नौकरी ढूंढी। तभी स्वाति कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे ऐसे ही परिवार में रहना था जहाँ पर माँ, भाई और एक बड़ी बहन हो। चाहती तो थी कि पिता का प्यार भी मिले, लेकिन यह हो न सका। लेकिन आपकी माँ की मैं खूब सेवा करूँगी। यह बात करने के बाद रमन और स्वाति शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और घर में बता देते हैं। अब बहुत जल्द ही शादी की शहनाइयाँ गूंजने वाली हैं। इन सब खुशियों के बीच ही एक बात अच्छी हुई थी कि शिखा ने किसी भी बात के लिए अपनी सास को नहीं टोका। इसके पीछे उसका क्या मकसद था, ये किसी को भी पता नहीं था। हालांकि सुनंदा जी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन वह इसलिए खुश थी कि इस समय उनकी छोटे बेटे की शादी से बढ़कर कुछ नहीं है और शिखा भी अपने मुंह पर ताला लगाए हुए है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। अब शादी का दिन भी नज़दीक आ जाता है और स्वाति छोटी बहू बनकर उस घर में प्रवेश करती है। शादी की अगली सुबह जब सुनंदा जी सबके लिए चाय बना रही होती है, तभी स्वाति भी किचन में आती है और कहती है, अरे माँ जी, आप यह सब काम क्यों कर रही हैं? यह काम तो मेरा है, आप रहने दीजिए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। तभी सुनंदा जी कहती हैं, नहीं बेटा, तुम्हारी अभी तो शादी हुई है, कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद तुम काम शुरू कर लेना। अभी मुझे कर लेने दो, अभी मैंने चाय बना दी है। तुम ऐसा करो, तुम सबको चाय दे दो। ठीक है माँ जी, मैं सबको दे देती हूँ। और भाभी कहाँ है? भाभी अभी तक उठी नहीं क्या? बेटा उसे रहने दो, उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं होगी, इसी वजह से वह उठी नहीं। सुनंदा जी नई बहू से क्या कहती, उनको तो अच्छे से पता था कि शिखा अब उनके तेवर दिखाने शुरू करने वाली है। शादी की जिम्मेदारियों से निपटकर अमन और रमन अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही स्वाति और उसकी सास किचन में काम कर रही होती हैं, तभी शिखा पीछे से ताली बजाते हुए आती है और कहती है, अरे वाह वाह, क्या बात है, दोनों सास बहू की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। चलो अच्छी बात है बुढ़िया, तेरी एक और सहेली मिल गई जो तेरा साथ निभाएगी। यह बातें सुनते ही स्वाति हैरान हो जाती है
और वह कहती है, अरे भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? माँ जी हैं और हमारी सास भी है, आपको भी इनकी इज्जत करनी चाहिए। ए लड़की, तुझे आए इस घर में एक दिन हुआ है और तू मुझसे जुबान लड़ाने लगी है। अरे ओ बुढ़िया, समझा दे इस लड़की को, मुझसे ऐसे बातें न करे। तभी सुनंदा जी स्वाति को चुप कराते हुए कहती हैं कि स्वाति चुप हो जाओ बेटा, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्वाति को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि उनके साथ इस घर में क्या हो रहा था। वह अपनी सास से कहती है कि माँ जी, आप इतना कुछ क्यों सह रही हैं? आप इस घर में सबसे बड़ी हैं, फिर भी आप भाभी की इतनी बदतमीजी को क्यों सहती हैं? क्या बड़े भैया को इस बारे में कुछ पता नहीं है? तभी सुनंदा जी कहती हैं, नहीं बेटा, इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, और उसे पता चल जाएगा तो इस घर में तूफान आ जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि यह सब कुछ ना हो और हम लोग शांति से रहें। यह जो भी बोलती है उसे बोलने दो और तुम भी चुप रहो बेटा, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा कहते हुए, समझाते हुए सुनंदा जी स्वाति को चुप करा देती हैं और अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। शाम के समय जब चाय पीने का समय होता है, तब शिखा किटी पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। तब स्वाति अपने सास के कमरे में जाकर उनसे पूछती है कि माँ जी, आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों आप इनके जुर्म सह रही हैं? सुनंदा जी स्वाति को शुरुआत से सब कुछ बता देती है। तभी स्वाति कहती है, माँ जी, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर का पूरा काम कर संभाल लूँगी, भाभी को भी संभाल लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। तभी सुनंदा जी स्वाति को कहती हैं, बेटा, तुम भी कितना करोगी, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। अचानक सुनंदा जी चक्कर खाकर गिरने लगती हैं। तभी स्वाति को पता चलता है कि सुनंदा जी को रात से ही तेज बुखार था। फिर भी वह सुबह से कामों में लगी हुई थी। स्वाति ने रमन को फ़ोन किया और वह दोनों उन्हें लेकर अस्पताल चले गए। अस्पताल जाकर पता चला कि सुनंदा जी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं और उन्हें आराम करने की बहुत ज़रूरत है। रमन ने स्वाति को साफ कह दिया कि मेरी माँ को ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और घर का कोई भी काम उनसे ना करवाया जाए। स्वाति कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, मैं माँ जी को संभाल लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। स्वाति एक आदर्श बहू थी। उसने बखूबी अपना कर्तव्य निभाया, अपनी सास को कोई भी काम नहीं करने दिया और घर के सारे काम वह खुद ही करने लगी। लेकिन यह बात शिखा को कतई भी पसंद नहीं थी, तो वह अपनी सास पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी स्वाति कहती है कि भाभी, आपको तो काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं ना, मैं घर में आ गई हूँ तो मैं इस घर का सारा काम खुद कर लूँगी, आपको भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपसे प्रार्थना करती हूँ कि माँ जी को अभी आराम करने की सख्त ज़रूरत है, उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए उनसे कोई भी काम करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, खूब समझती हूँ मैं, इसके नाटक हैं नाटक। यह फ्री का खाना चाहती है, घर में रहकर और कुछ नहीं। जल्दी से ठीक हो जाओ और लग जा अपने कामों पर, नहीं तो पता है ना तुझे। स्वाति यह बात सुनकर हैरान हो जाती है और सुनंदा जी अपना सिर नीचे झुकाकर आंखों से आंसू छुपाने लगती हैं। स्वाति अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आप कुछ तो मुझसे छुपा रही हैं, ऐसी क्या बात है और क्यों भाभी आपको ऐसा बोल रही है? ऐसा क्या किया था भाभी ने, मुझे सच बताइए। तभी सुनंदा जी बताती हैं कि बहू एक दिन अमन ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। तभी बहू ने अपनी सहेलियों को घर पर किटी पार्टी करने के लिए बुलाया था
और मुझसे कहा गया था कि उनके खाने पीने का इंतज़ाम देखने को। मैंने बखूबी किया। मैंने उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया और सब कुछ किया। फिर भी मुझसे एक गलती हो गई। उसकी एक सहेली के ऊपर मुझसे गलती से जूस गिर गया, जिसके चलते उसकी सहेली और शिखा मुझ पर बहुत चिल्लाई। मुझसे कहा कि तुम एक नंबर की गंवार हो, तुम्हें पता नहीं कि कैसे जूस देना चाहिए। तभी उसकी सहेली कहती है, तुम्हारी नौकरानी तो बहुत ही बेकार है, कहाँ से ढूंढी है ऐसी नौकरानी। तभी शिखा ने एक बार भी यह नहीं कहा कि यह नौकरानी नहीं, मेरी सास है। लेकिन शिखा चुप रही और अपनी सहेलियों के जाने के बाद उसने चाबुक से मेरी पिटाई की थी, जिसके निशान अभी तक मेरे पीठ में और पैरों में हैं। यह बात मैंने अपने बेटों से भी छुपाई है। बस उसी दिन से मैं इसका जुल्म सह रही हूँ। आप क्या कह रही हैं माँ जी? भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? और आप चुप क्यों रही? इतना दर्द सहने की आपको क्या ज़रूरत है? आपके दोनों बेटे इस बात का बदला ले सकते हैं ना? आपने क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वह खाने में जहर मिलाकर उन दोनों बेटों को मार देगी। इसके चलते वह मुझसे रोज़ काम करवाती है और गालियाँ गलौज इसका रोज़ का काम हो गया है। मैं बहुत डर गई थी। बहू इसी वजह से चुप रहती हूँ। लेकिन माँ जी, आपको चुप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सुनंदा जी के पड़ोस में रहने वाली उनकी सहेली शांति जी आती हैं। जब उनको पता चलता है कि उसकी तबीयत खराब है, अरे ओ सुनंदा, कैसी है तू? तूने बेटे की शादी करवा ली। मैं यहाँ पर नहीं थी। मैं अपने बेटे के साथ उसके घर पर गई थी। इसी वजह से मैं आ नहीं पाई। मुझे माफ़ कर देना। अच्छा, तो यह है तुम्हारी बहू? हाँ आंटी जी, मैं ही हूँ इनकी छोटी बहू। क्या बात है सुनंदा, तुम बहुत कमज़ोर लग रही हो। स्वाति बताती है कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को बोला है। शांति जी को सुनंदा जी की हर एक बात पता थी। एक सहेली होने के नाते सुनंदा जी ने उन्हें अपनी आप बीती बता रखी थी। वह स्वाति से कहती है कि बेटा, अपनी सास का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि यह सब कुछ सह जाएगी लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलेगी। इस पर हुए जुल्म को मैंने कितनी बार इसे बोला है कि अपने बेटों को बता दे, पर यह है कि एक नंबर की अड़ियल है, सुनती ही नहीं है। यह सब सोचते हैं कि उसके बेटे का घर खराब हो जाएगा, क्योंकि शिखा अमन के पसंद की लड़की है और वह उसे बहुत प्यार करता है। वह अपने लड़के को दुख नहीं देना चाहती, इस वजह से यह सारा दुख सहन कर लेती है। पर आंटी जी, यह बात तो गलत है ना? आखिर इंसान कब तक सहन करेगा? अरे यह नहीं मानेगी, मुझे पता है। यह एक नंबर की अड़ियल है। मैंने इसे कितनी बार समझाया पर यह समझती ही नहीं है। तो आंटी जी, आप ही बताइए, अब हम क्या करें? अब तो यही बता सकती है। बता सुनंदा, क्या करना चाहती है? और तेरे गाने का क्या हुआ? तू तो कह रही थी कि मैं गाना गाना चाहती हूँ। स्वाति जैसे ही सुनती है तो वह शांति जी की ओर हैरानी से देखती है। गाना? कौन सा गाना? कैसा गाना? तभी शांति जी सुनंदा जी की ओर देखती है तो सुनंदा जी उसको इशारे से मना कर रही होती है और स्वाति यह सब देख लेती है और अपने सास से कहती है, माँ जी, आपको कसम है मेरी, बताइए यह गाने का क्या चक्कर है? अरे बहू, शांति कुछ भी बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं बचपन से ही मेरा शौक था कि मैं सिंगर बनूं, गाना गाऊं। मैं अक्सर गाती रहती हूँ और अपनी सहेलियों को भी सुनाती रहती हूँ। बस यूं ही पसंद के तौर पर गाना गुनगुनाना लेती हूँ। तभी यह लोग कहते हैं कि तुम गाना गाओ, तुम बहुत अच्छा गाती हो। तभी शांति जी कहती है, यह सही कह रही है, यह बहुत अच्छा गाती है। इसकी आवाज़ कानों में मिठास घोल देती है। अरे हमने तो इसको कितनी बार कहा है कि तू इसी लाइन में थोड़ा आगे बढ़, पर यह है कि अपने परिवार से बाहर निकलना ही नहीं चाहती है। स्वाति को जब यह पता चलता है तो स्वाति कहती है, माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है ना? तो सुनंदा जी कहती हैं, नहीं बहू, अब मेरी कोई उम्र नहीं है जो मैं यह सब काम करूं, और वैसे भी बहुत समय हो गया है, मैंने गाना गाना ही छोड़ दिया, क्योंकि इसी गाने के चक्कर में शिखा मुझे रोज़ कुछ न कुछ ताने देती रहती है और उसने सख्त मना किया है कि इस घर में गाना नहीं गाया जाएगा।
और मैं नहीं गाऊंगी, पर तुम लोग अब इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। तभी स्वाति कहती है कि माँ जी, अगर आपको गाना गाना है तो जब भाभी घर पर नहीं होती हैं तो तब आप गा सकती हैं। शांति जी कहती हैं, अरे बेटा, अब तुम ही इसकी मदद कर सकती हो। ये इसके बचपन का सपना है, इसकी ज़िंदगी है। यह सपना इसने तब से देखा जब से यह स्कूल जाती थी, लेकिन वहाँ पर भी इसकी किस्मत खराब ही रही, क्योंकि इसके पिताजी तब भी इसे गाना गाने से रोकते थे। इसने सोचा था कि शादी के बाद से गाना गाने को मिलेगा, लेकिन शादी के बाद भी इनके ससुराल में इनके सास ससुर ने इसको साफ मना कर दिया। हाँ, कैलाश जी ने इनका बहुत साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि एक बार बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तुम अपना शौक पूरा कर लेना। लेकिन बच्चे बड़े होते गए और जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। इसके चलते चलते इसने अपना सपना कहीं ना कहीं दबा दिया। ऐसा कहते हुए शांति जी फिर वहाँ से चली जाती हैं। स्वाति फिर गहन सोच में चली जाती है और सोचकर हैरान हो जाती है कि अगर मेरी सासू माँ इतना अच्छा गाती है तो उनको आगे बढ़ना चाहिए। फिर वह बहुत दिमाग लगाने के बाद एक आइडिया निकालती है और वह आइडिया यह होता है कि वह गाना रिकॉर्ड करेगी और यूट्यूब के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएगी, जिसके लिए उसने अपनी सासू माँ से भी इजाज़त ले ली और सारे इंतजाम भी करवा लिए। लेकिन सुनंदा जी अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी, क्योंकि बहुत समय हो गया था उन्हें गाना गाए हुए। स्वाति उन्हें समझाती है कि माँ जी, अगर जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाना है तो आपको यह कदम उठाना ही पड़ेगा। बहुत हो गया दूसरों का दर्द सहना, अब आपको अपना जीवन अपने हिसाब से जीना होगा। मैं आपके हिस्से का सारा काम खुद करूँगी, आपको सिर्फ अपने गाने पर फोकस करना है। लेकिन शिखा को पता चल गया तो वह मेरा जीना हराम कर देगी। उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका भी हल है मेरे पास। ठीक है बहू, अगर तुम कह रही हो तो मैं कोशिश करके देखती हूँ। दोनों सास बहू एक अलग कमरे में जाकर रोज एक निश्चित टाइम पर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। स्वाति ने वीडियो बनाने के लिए कैमरा स्टैंड भी मंगवा लिया था और उसे एक जगह पर फिक्स भी कर दिया। अब बारी थी सुनंदा जी के गाना गाने की। सब लोगों के रात का खाना खिलाने के बाद जब सब लोग सो जाते, तब दोनों बहू और सास रात में अपनी प्रैक्टिस करते। ऐसा करते करते उन्हें एक हफ्ते से ऊपर हो गया था। स्वाति ने कई वीडियो रिकॉर्ड किए और यूट्यूब पर चैनल बनाकर उसमें अपलोड करने शुरू कर दिए। एक दिन जब सुनंदा जी सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी तो उनकी पैरों की आहट को शिखा ने सुन लिया। अब शिखा रोज उनकी हरकतों पर नज़र रखने लगी। हालांकि स्वाति और सुनंदा जी ने बहुत होशियारी से सारा कुछ संभाल रखा था, लेकिन शिखा भी कम चालाक नहीं थी। वह सोच रही थी कि आजकल बुढ़िया कोई काम नहीं कर रही है। आखिर डॉक्टर ने उसको ऐसा क्या बोला है कि वह दिन भर आराम करती है। फिर इस बात को हल्के में लेकर ही उसने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा करते करते स्वाति ने अपनी सास के कई वीडियो रिकॉर्ड करवा लिए। 15 दिन तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिलने के कारण सुनंदा जी बहुत ही मायूस हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, इस बुढ़िया का गाना कौन सुनेगा। आजकल एक से एक गाने वाले हैं। तभी स्वाति कहती है, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब में टाइम लगता है कोई भी चीज़ को ग्रो करने में। हमारा जो चैनल बना है उस चैनल पर अभी कम सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ भी कम हैं। इसी वजह से हमारा चैनल थोड़ा डाउन है, लेकिन हम अब अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। रोज़ एक वीडियो डालेंगे और अपनी बारी आने का इंतज़ार करेंगे। वीडियो रिकॉर्ड करते करते जब 25वां दिन आता है तो उस दिन सुबह सुबह स्वाति बड़ी खुशी से अपने सास के कमरे में आती है और कहती है, माँ जी उठिए,
माँ जी, आज बहुत खुशी की बात है, जल्दी उठिए। सुनंदा जी हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, क्या बात है बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? तभी स्वाति कहती है, माँ जी देखिए, आपके गाने पर 15 लाख व्यूज़ आए हैं, यानी कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं। और कमेंट्स, मैं तो सुबह से कमेंट पढ़े जा रही हूँ और इसमें लिखा हुआ है कि बहुत अच्छा गाना गा रही हैं और गाना डालिए। और लोगों का कहना है कि इस उम्र में भी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। यह सब सुनकर सुनंदा जी बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, बहू 15 लाख व्यूज़ आए हैं तो इसका कोई फ़ायदा भी है? तभी स्वाति कहती है, हाँ माँ जी, अभी तो 15 लाख व्यूज़ आए हैं, इसके चलते हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी इस पर। बहू, मैंने यह काम इनकम के लिए नहीं किया, मैं तो बस अपना हुनर लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। माँ जी मुझे पता है, लेकिन आपके सपने के साथ साथ इनकम भी यूट्यूब आपको देगा। यह बात सुनकर सुनंदा जी बहुत खुश हो जाती हैं और अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देती है और कहती है कि बेटा, तूने तो मेरा सपना ही पूरा कर दिया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक शाम की बात है जब शिखा किटी पार्टी के लिए अपनी सहेली के घर जाती है, तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि तुम्हारी सास तो छा गई है। वह कहती है, अरे शिखा, तुमने तो हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। तुम्हारी सास इतना अच्छा गाना गाती है, उसकी वीडियो पर लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं और बुढ़िया कितना पैसा कमा रही है। तभी शिखा हैरानी से सबको देखती है और किटी पार्टी छोड़कर सीधा घर आती है। घर आते ही वह जोर से चिल्लाती है, बुढ़िया, ओ बुढ़िया, बाहर निकल। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा काम कर डाला। और कहाँ है यह लड़की जो अपने आप को बहुत होशियार समझती है? मेरे पीठ पीछे तुम दोनों ने यह काम किया है। उसने जाकर वह रिकॉर्डिंग वाला रूम तहस नहस कर दिया, कैमरा स्टैंड कंप्यूटर सब तोड़ दिया जिसमें सारा गाना रिकॉर्ड होता था, वीडियो बनाए जाते थे। फिर एक बार दोनों सास बहू अपनी किस्मत पर रोने लग जाते हैं। अब की बार स्वाति भी मायूस हो जाती है। तभी सुनंदा जी कहती हैं, मैंने तुमसे कहा था ना बेटा, यह मुझे जीने नहीं देगी, यह कुछ नहीं करने देगी। फिर भी स्वाति ने हार नहीं मानी और उसने फ़ोन से ही वीडियो बनाने की सोची। बहू अपनी सास को उठाकर ऊपर कमरे में लेकर गई और कहा, चलो माँ, अब गाना गाओ, मैं वीडियो बनाती हूँ। सुनंदा जी कहती हैं, लेकिन बहू, ना तो स्टैंड है, ना कैमरा है, ना ही कंप्यूटर है। तुम वीडियो कैसे बनाओगी और कैसे रिकॉर्ड करोगी और कहाँ कहाँ डालोगी? स्वाति कहती है, माँ आप चिंता मत करो, हमारे पास फ़ोन है ना, तो हम फ़ोन से सारा रिकॉर्डिंग करेंगे। तभी सुनंदा जी फिर से गाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे ही गाना गाने लगती हैं तो शिखा की आवाज़ उनके कानों में और दिमाग में इस तरह भर जाती है कि वह गा ही नहीं पाती हैं। तभी स्वाति उन्हें समझाते हुए कहती है कि माँ, बुरी यादों को अपने मन से और दिमाग से निकाल दो, यही हमारे लिए बेहतर होगा, और अपने सपने के आगे किसी को भी मत आने दो। तभी शिखा को हल्की सी आहट सी होने लगती है। वह दबे पांव बिना रोशनी के सीढ़ियों पर चलने लगती है और जैसे ही वह ऊपर सीढ़ियों पर पहुंचने वाली होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही जोर की आवाज़ आती है और स्वाति और सुनंदा जी दौड़कर वहां आती हैं और देखती हैं कि शिखा ज़मीन पर गिरी पड़ी है और बेहोश हो चुकी है। अब घर पर वह दोनों सास बहू ही थी, क्योंकि अमन और रमन बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। रात के 1 बज रहे थे। उस समय बाहर जाना उन्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन बहू की हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया। शिखा पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। उसे जैसे तैसे
स्वाति और सुनंदा जी ने अस्पताल पहुंचाया। उसे पूरी रात होश नहीं आया तो वह बहुत परेशान हो जाती हैं। वह अपने पति रमन और उसके बड़े भाई अमन को फ़ोन करके भी बता देती है कि भाभी सीढ़ियों से गिर चुकी है और हॉस्पिटल में एडमिट है। दोनों भाई अपने अपने ऑफिस की मीटिंग से तुरंत निकल आते हैं। दूसरे दिन शिखा को होश आ जाता है तो वह देखती है कि उसका एक पैर काम नहीं कर रहा होता है। एक पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। वह अपनी हालत को देखकर हैरान हो जाती है और दर्द के मारे रोने लगती है। तभी सुनंदा जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटा रो मत, ठीक हो जाएगा। तुम्हें पैर में चोट लगी है, हल्का सा क्रैक हो गया है, इसीलिए तुम्हें प्लास्टर चढ़ाया है। 1 हफ्ते बाद ये निकल जाएगा और तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। तुम वापस से अच्छी हो जाओगी। शिखा जो उस अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी, उस हालत में अपनी सास को देखकर हैरान थी। बस यही सोच रही थी कि जिस सास के लिए उसने अपने मुंह से कभी भी अच्छे शब्द नहीं निकाले और कभी भी उन्हें एक बुढ़िया के अलावा कुछ भी संबोधित नहीं किया, आखिर में उसी सास के सामने वह खड़ी थी और उसकी इतनी चिंता की, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। वह चाहती तो वहीं पर मरने देती, क्योंकि मैंने जिस तरह से इनको परेशान किया था, इस पर तो इन दोनों ने मुझ पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी। फिर भी मैं हॉस्पिटल में हूँ। फिर उसने एक नज़र स्वाति की तरफ दौड़ाई तो स्वाति ने कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। माँ जी और मैंने आपको एक ऑटो करके अस्पताल पहुँचाया। अब घर पर कोई नहीं था तो हम दोनों ही थे, इसीलिए हम लोग आपको लेकर यहाँ आ गए। 1 हफ्ते में ही आप ठीक हो जाएंगी। शिखा आज अपने ही नज़रों में गिरी जा रही थी। जिस सास और देवरानी के लिए आज तक उसके दिल में सिर्फ नफरत थी, आज वह आंसुओं के जरिए बाहर निकल रही थी। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वह उन दोनों से माफ़ी मांग सके। 1 हफ्ते तक दोनों सास बहू ने शिखा की खूब सेवा की। उसका पैर लगभग ठीक हो चुका था। इसी बीच शिखा को यह सबक मिला कि परिवार में मिलजुल कर रहना कितना बढ़िया होता है। आखिर एक परिवार ही होता है जो आपके बुरे समय में आपका साथ देता है। इसके अलावा ना आपके मित्र आपके साथ आते हैं और ना ही और कोई। वह मन ही मन बहुत दुखी थी और उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि शिखा तूने आज तक क्या किया। अपनी सास और अपनी देवरानी को आज तक तू अपना दुश्मन समझती रही और उन्हीं ने आज तुम्हें इंसान बना दिया। 1 सप्ताह के उपचार के बाद शिखा का पैर ठीक हो जाता है। तब वह अपनी सास के कमरे में आती है और कहती है, माँ जी मुझे आपसे कुछ कहना है। माँ जी शब्द सुनते ही सुनंदा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह हैरान होकर बहू की तरफ देखकर कहते हैं, बहू तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी बना कर देती हूँ। अरे माँ जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने किए हुए बुरे कर्मों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, यहाँ तक कि आप पर हाथ भी उठाया, फिर भी आपने मुझे कभी पराया नहीं किया। आपने मेरे हर एक जुल्म को सहा। क्यों माँ जी? आपने क्यों अपने बेटे से मेरी शिकायत नहीं की? आखिर क्यों? तभी सुनंदा जी कहती हैं, बेटा मैं जानती हूँ तुम अंदर से बहुत परेशान थी। मैंने एक दिन तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुम दुखी थी कि तुम्हारा 4 साल होने के बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ। तुम्हें डर था कि इसके चलते कहीं मैं अमन की दूसरी शादी ना करा दूँ और तुम्हें घर से बाहर ना निकाल दूँ। इसी के चलते तुम ऐसी बन गई। लेकिन बेटा मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी होती तो भी मैं यही करती। एक औरत माँ नहीं बन पाती तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह हमारे घर का कोई हिस्सा नहीं होता या उसके दिल में जज्बात नहीं होते। घर में रहे बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को संभाले, उनकी गलतियों पर डांटे, उन्हें संभाले, यह नहीं कि उन्हें छोड़ दे। मैंने तुम्हारे जुर्म क्यों सहे तुम्हें पता है? इसकी एक वजह है। इसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का प्यार उससे दूर हो जाए।
मेरे बेटे ने तुमसे कहा था ना कि उसे कोई बच्चा नहीं चाहिए। और रही माँ की बात, तो माँ भी ऐसी नहीं है। बेटा, तुम दोनों भी तो मेरे बच्चे ही हो ना। क्या हो गया अगर बच्चा नहीं हुआ तो? भगवान ने चाहा तो बच्चा भी हो जाएगा। अगर तुम यह बात मुझसे कह देती तो मैं तुम्हारा कहीं अच्छे से इलाज करवाती, अच्छी से अच्छी जगह तुम्हें ले जाती। पर तुमने मुझे ही दुश्मन समझ लिया। मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकी, जिसके लिए मुझे माफ़ कर देना। शिखा यह सब सुनते ही शर्म से जमीन पर गड़े जाती है और वह सोचती है कि मैं अपनी सास के बारे में कितना बुरा सोचती थी, और मेरी सास मेरी भलाई के लिए मेरी सारी बदतमीजियाँ, मेरे सारे जुल्म भी सह गई। माँ जी, मुझे सच में आज अपने आप पर घिन आ रही है। मैंने इतना बुरा काम किया। आप चाहती तो अपने बेटे को बोलकर मुझे घर से बाहर निकलवा देती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं समझ गई हूँ कि आपसे बढ़कर इस दुनिया में मेरा कोई हितैषी नहीं है। आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने आप को बदल दूँगी और आपकी खूब सेवा करूँगी। सुनंदा जी कहती हैं, बेटा, सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं एक गाना गाऊं, क्योंकि बचपन से ही हर इंसान का एक सपना होता है कि वह आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन तुमने तो मेरा सारा सपना ही तोड़ दिया, जिसे मैं थोड़ा सा जी भी रही थी। तभी शिखा उनके लिए भी उनसे माफ़ी मांगती है और उनकी मदद करने की बात कहती है। सुनंदा जी ने शिखा को माफ़ कर दिया और शिखा भी उस दिन से एक आदर्श बहू साबित हुई। शिखा ने अपनी सास के लिए नया कैमरा और स्टैंड मंगवा लिया और साथ ही एक नया लैपटॉप भी उन्हें दे दिया। अब दोनों बहुएं अपनी सास का गाना रिकॉर्ड करती हैं और यूट्यूब पर अपलोड करती हैं। जब कभी उनकी सास थोड़ा सा मायूस हो जाती है तो दोनों बहुएं उनकी हिम्मत बनकर उनका साथ देती है। सुनंदा जी सोचती हैं कि बुरे दिन के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं, इसीलिए हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी इस कदर बदल जाएगी, लेकिन उनके मन में एक विश्वास था कि कभी ना कभी शिखा को उसकी गलती का एहसास जरूर होगा, और हुआ भी। शिखा को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उसने अपनी सास के सपने को पूरा कर दिखाया। देखते ही देखते सुनंदा जी का गाना घर घरों में बजने लगा और नए नए गानों की डिमांड होने लगी। यह देखते ही पूरे समाज वाले और महिला विभाग वालों ने सुनंदा जी को सम्मान देने का निर्णय किया। आज वह दिन था जब सुनंदा जी का सम्मान होना था। इतनी उम्र होने पर भी अपने सपने को जीने वाली वह महिला, जिसने अपने पति के गुजर जाने के बाद अपनी नई पहचान शुरू बनाई, जिसके लिए यह समाज उनका आभारी रहेगा। उन्होंने समाज के लिए एक नई प्रेरणा दी है। आज सुनंदा जी हाथ में सम्मान लेते हुए खड़ी थी और अगल बगल उनकी दोनों बहुएं भी। सुनंदा जी आज बहुत खुश थी। आज उनको अपना पूरा परिवार खुशी खुशी नजर आ रहा था। सपना पूरा होने की खुशी और परिवार में नन्हे मेहमान की खुशी एक साथ ही उनको पता चला कि शिखा माँ बनने वाली है। शिखा रोते हुए अपनी सास के कमरे में आती है और कहती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज तक मैंने आप पर इतने जुल्म ढाए, इसी के चलते भगवान ने मुझसे इतनी बड़ी खुशी छीन रखी थी, और देखिए ना, आपके आशीर्वाद के चलते यही आज वह दिन भी आ गया। तभी सुनंदा जी कहती हैं, बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, और देखना, तुम भी इस चीज़ को सीखना, क्योंकि आगे तुम्हें भी यही जीवन जीना है। आगे तुम्हारे जीवन में भी यह सब होना है। इसीलिए एक औरत होने के नाते
बहू होने के नाते तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाज में बहुत सी औरतें ऐसी हैं, जो समाज में बहुत सी माएँ भी ऐसी हैं जिनके सपने अभी तक सिर्फ उनके दिल में ही दफन हैं। इसीलिए कभी भी उनके सपनों का मजाक मत बनाना। कोशिश करना कि तुम उनके सपनों को पूरा करने की वजह बनो। आपने ठीक कहा माँ जी, मैं आज से यही करूँगी और मैं चाहती हूँ कि मेरी एक बेटी हो और उस बेटी को मैं आपका ही नाम दूँगी, सुनंदा। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसे बहू के अत्याचारों से एक सास ने अपने बचपन के सपने को पूरा किया और अपनी एक नई पहचान बनाई। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा।